जनवरी की 17 तारीख सन 2025 फरवरी का महीना है और मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। और माह फरवरी के वस्त में जब हम मौजूद हैं आज आपके सामने प्रोग्राम सलाम जेके लेकर, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जो इस वक्त बन रहे हैं। रियासत की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र है। आपको पल पल का अपडेट इस 1.5 घंटे के प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करेंगे, बल्कि मुल्क की सतह पर कुछ अहम तरीन मामलात हैं उस पर भी हमारी नज़र है। और बिलकामी सतह पर जो इस वक्त मुस्लिम ब्लॉक के अंदर बड़ी खबरें चल रही है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, उससे भी आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर पल खबर तह तक आपके सामने रख रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ हमेशा इस कोशिश में रहा है कि प्रोग्राम जब आपके सामने करें तो आपकी आवाज़ और आपकी बात को भी लिया जाए, यानी आप अपनी आरा ज़रूर हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, या फिर हमारी फ़ोन लाइन्स पर आप ज्वाइन करेंगे जो 9:45 के फ़ौरन बाद खुलती हैं। और आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त हम आपके साथ बिताते हैं, जहाँ पर हम चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी आवाज़ को मज़ीद मजबूती के साथ हुकूमत के इदारों के सामने रखा जाए, ताकि मसाइल का हल कहीं न कहीं निकल सके। तो आज भी ये तय फॉर्मेट है और इसी तय फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले पड़ाव पर याद दिलाते हैं आपको कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है, क्योंकि जब हम फरवरी की बात करते हैं तो 17 तारीख माह फरवरी की है, तो माजी में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हो चुके हैं। सबसे पहले फटाफट से उस पर एक नज़र डालते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे पर। और हस्ब वादा आपके सामने है आसिफ रशीद, हर दिन की तरह तैयार हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम की शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ होगी। पीर का दिन 17वीं तारीख साल 2025। हिस्ट्री ऑफ द डे में हम कोशिशें करते हैं और हमारी जो तरजीह रहती है कि चंद अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। तो आज कई अहम शख्सियात आई और कई चली गई। खेल के मैदान से आज खबर ये कि 1882 में आज ही का दिन था जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था और ये मुकाबला हुआ था आज के दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 2000 आज के दिन जारी की। वक्त गुजरने के साथ साथ सिस्टम अपग्रेड होता चला गया। 1878 में आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। तारीख आज की थी 1947 में आज के दिन यूएसएसआर या सोवियत यूनियन में वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात का आगाज बाकायदा हुआ और एक तवील मुद्दत से ये रेडियो सर्विस चलती रही। 1972 में बरतानवी पार्लियामेंट ने आज ही के दिन यूरोपीय बरादरी में शामिल होने के हक में वोट दिया। साल था 1986, दिन आज का जब लीबिया के जंगी तैयारों ने चाड के इंदीजा माई हवाई अड्डे पर हमला किया और नुकसान काफ़ी ज़्यादा सरकारी तौर पर बाद में रिपोर्ट्स के जरिए तस्दीक हुई कि नुकसान हुआ। 2016 दिन आज का था जब तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में आज ही के दिन अस्करियत पसंदों की तरफ से एक कार बम धमाका किया गया, 28 लोग मारे गए। इससे चंद बरस कबल 2007 में अमेरिका के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इराक से फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान आज ही के दिन किया। यानी वो जो सद्दाम हुसैन वाला एपिसोड था वो कहानी ख़त्म होने के बाद 2007 में आज के दिन अनाउंसमेंट हुई थी कि अफवाज के इनखला को अब यकीनी बनाना है। 1979 में चीन ने वियतनाम पर यह कहकर हमला किया कि उसने अमेरिका की अफवाज को मुल्क के अंदर दाखिले की इजाज़त खुद दी थी और एक तकरीबन 8-9 बरसों तक यहाँ जंग चलती रही। साल 1997 दिन आज का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उसके बाद तीसरी मरतबा भी इनको मौका मिला 2010 के बाद, लेकिन 1997 में दूसरा मौका था जब वो मसनद इक़्तिदार हुए। 1801 में थॉमस जेफरसन अमेरिका के दूसरे सदर बने। 17 फरवरी को ही आज के दिन उनने जिम्मेदारी संभाली थी। 1994 में गुजरात के वज़ीर आला चमन भाई पटेल का 65 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है और गुजरात के अंदर बिलखुसूस उनकी जो समाजी और सियासी खिदमत रही हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने, एक तवील फहरिस्त से अहम तरीन वाक़यात हमारी तरजीह रहती हैं। शुरुआत अब खबरों की करेंगे और सीधा आपको दारुल हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज़ हैं और नया वज़ीर आला या अगला वज़ीर आला कौन होगा
भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा? मुमकिन है कि आज शाम तक ये तय हो जाए। इशफाक, यानी कुल मिलाकर एक और दिन जो है वो हिस्ट्री की किताब में लिखा जाएगा और दारुल हुकूमत दिल्ली से आज का दिन इंतहाई अहम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान कानून साजिया बराए दिल्ली का अहम तरीन इजलास आज दिन में मुनक्किद होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि आज ही लीडर ऑफ द हाउस को चुना जाएगा, जो वो चेहरा होगा जो अगला वजीर आला होगा नई दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो आज अपनी लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास तलब कर रही है नई दिल्ली के अंदर, और इस ज़िमन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वरों की तैनाती भी कर दी गई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 19 या 20 फरवरी को नई दिल्ली दारुल हुकूमत के अंदर एक नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। यूनियन टेरिटरी है नई दिल्ली और वहाँ पर इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। मुसलसल भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हो रही थी आम आदमी पार्टी के ज़रिए से, लेकिन अब की बार एक नया ट्रेंड सेट हुआ नई दिल्ली के अंदर। और असम्बली पोल जो 5 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुए उसमें आम आदमी पार्टी को 10 साल की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई और बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए एक बार फिर फतह का झंडा दारुल हुकूमत दिल्ली की यूनियन टेरिटरी हुकूमत पर कर दिया है। और आज इन 48 इलेक्टेड MLAs का यकरोज़ा इजलास होगा जिसमें वो अपने लीडर को चुनेंगे और ये वही लीडर बाद में वज़ीर आला का ओहदा भी संभालेगा, वही चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर भी फाइज हो सकता है। इधर पार्टी ज़राया के मुताबिक जहां जो मजबूत दावेदार हैं उनमें परवेश वर्मा जो बड़े टॉप लीडर भी हैं बीजेपी के, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल साबिक वजीर आला जो दिल्ली के उनको वहां पर हराया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नई दिल्ली सीट से। और उसके साथ साथ फॉर्मर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय, ये वो नाम है जिन पर कहीं न कहीं आगे पीछे बातें जो है वो घूम रही है। पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय भी इस दौड़ में है कि शायद इनका नाम भी अनाउंस हो सकता है। और हमेशा हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट की अनाउंसमेंट बराह रास्त नहीं करती है, लेकिन कभी न कभी सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद बीजेपी दोबारा बरसर इख्तिदार आई है और माना जा रहा है कि एक नए चेहरे को शायद सामने रखा जा सकता है, जिनमें 2 नाम प्रवेश वर्मा का सबसे अहम आ रहा है। पवन शर्मा, आशीष सूद और रेखा गुप्ता भी बैक टू बैक मीडिया सर्कल्स के अंदर चल रही है। ताहम आज का दिन इंतहाई अहम होगा। भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी का आज अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होगा, जिस इजलास के फौरन बाद वो चेहरा सामने होगा कि आइंदा 5 साल के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन बरसर इख्तिदार रहेगा, कौन सा चेहरा होगा जो वजीर आला बनेगा। तकरीबन 5-6 बजे तक ये पूरा मामला जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये हुकूमत बनने जा रही है 19 या 20 तारीख को, यानी आज एक और हिस्ट्री का पेज लिखा जाएगा कि बीजेपी किस चेहरे को सामने रखेगी और किस तरीके से वो आगे फिर काम करेगा। और ये माना जा रहा कि डबल इंजन की हुकूमत है और डबल इंजन की हुकूमत नई दिल्ली के अंदर बहुत सारे नए काम करने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से रुख जरा करते हैं पंजाब का, क्योंकि उन तमाम लोगों पर भी मुल्क के अंदर नजरें हैं जो अमेरिका से वापस आ रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स का टैग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन के जाने के बाद उन पर लगा रही है और मुतअद्दिद लोगों को मुल्क बदर किया जा रहा है। भारत के हजारों शहरी जिनको वापस हिंदुस्तान पहुंचाया जा रहा है। पहली परवाज से 104, दूसरी परवाज से हमने देखा 120 और तीसरी परवाज भी अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच गई है, जहां 112 मजीद भारतीय शहरी अमेरिका से वापस लौटे हैं। ये तमाम लोग जिनको गैर कानूनी तारिक वतन कहा गया है, और गैर कानूनी तारिकीन वतन में 112 शहरी ऐसे थे जो देर रात तकरीबन 10:30 के आसपास की फ्लाइट जब पंजाब पहुंची तो हरियाणा के 44, पंजाब के 31 और 33 गुजराती शहरी इस फ्लाइट में शामिल थे जो वापस अमेरिका से हिंदुस्तान लौटे। ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीसरा बैच था जो वापस जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और वो जो डिपोर्टेशन वाली पॉलिसी थी, यानी मुल्क के अंदर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में अगर कोई दाखिल हुआ है, उसके बावजूद वो काम कर रहा है, किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी शोबे के साथ मुंसलिक हो गया है, तो उन लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला 20 जनवरी के बाद हुआ।
ट्रंप की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इस सिलसिले में जारी किए गए। मुख्तलिफ ममालिक के लोग वापस भेजे जा रहे हैं। कल एक वेनेजुएला की फ्लाइट भी चली गई। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को फ्लाइटें भेजी गई जहां से गैर कानूनी तारकीन वतन वापस लौटे। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान वापस लौटे हैं इनकी तादाद 112 है। मजीद लोग इस वापस आ सकते हैं। और श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर 104 हिंदुस्तानी शहरी जो 5 फरवरी को सबसे पहले लौटे थे। उसके बाद कल के प्रोग्राम में हमने आपको अपडेट किया था कि अमेरिका से इन शहरियों की वापसी का सिलसिला जो दूसरे पड़ाव में दाखिल हुआ है, 120 लोग कल वापस आए थे और 112 लोग जिनको डिपोर्ट किया गया अमेरिका की तरफ से वापस पहुंचे हैं। जैसे जैसे ये लोग आ रहे हैं तो सीएम भगवत मान की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कि पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश और एक टैग लगाने की कोशिश उनके ऊपर है इलीगल इमिग्रेंट्स कहकर। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका की उसके मुताबिक दाखिला सलामती का मामला है और इसलिए वो सोच समझकर इस तरह के इकदाम कर रहा है, वो इन सारे बयानात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अभी तक आप देखेंगे इस बीच बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज जिन लोगों को वापस लाया गया है और जब उनसे कुछ लोगों की गुफ्तगू हुई है मीडिया चैनल्स की, तो ये बात सामने आई है कि आज भी उसी तरीके से इस हवाई जहाज में जब उनको लाया गया तो उनके हाथ और पाँव चेन से बंद किए गए थे। आपको याद होगा जब पहला काफिला आया तो काफ़ी हंगामा पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला था। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल भी सरकार से पूछे थे कि आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन कल भी ये शिकायतें आई है कि मुसलसल कुछ लोगों को उसी तरीके से हैंडकफ और पाँव के साथ चेन बांध के जो लाया गया है। और फाइनली ये डिपोटेशन का मामला, ये जो बाहर निकालने का मामला है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को वापस लाया जा रहा है। ईरान, इराक से भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान के लोगों को भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें वापस भेजने की कोशिशें लग रही हैं। मैक्सिको सबसे बड़ा बुरा असर मैक्सिको का है, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर अब कंट्रोल भी अमेरिका का है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो जूं की तूं बनी हुई है। तो इस तरीके से सियासत अपनी जगह, लेकिन एक और काफिला 112 लोगों का तीसरा पड़ाव अमेरिका से जो तारिकीन वतन है उनको वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया। श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 104 भारतीय शहरी डिपोर्ट कर दिए गए हैं। बात ज़रा और आगे बढ़ाते हैं और बैनुल-अक़वामी खबरें भी आपके सामने दो रखते हैं और उसके बाद अहम तरीन मौजू पर चलेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली हो रही है। और इस मौसमियाती तब्दीली के बीच कल हमने एक खबर आपके सामने रखी थी जो आज लगभग सभी ज़रा ब्लॉग ने बड़े अंदाज में शाया की, लेकिन आज ज़रा उस खबर की और मज़ीद तह तक भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताते हैं कि इजरायली फ़ौजियों और जो हमास और दीगर मुल्क है और हिज़्बुल्लाह के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच नाजंग मुआहिदा तय हुआ था। और अब ये माना जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह की तरफ से बयान जारी किया गया है और वो सियासी एतबार से इंतहाई अहम बयान माना जा रहा है। इजरायली फ़ौज को 18 फरवरी तक लेबनान से निकल जाना चाहिए। यानी लेबनान जंग पर जो नाजंग मुआहिदे की महादा हुआ था, हम सीज़ फायर करेंगे इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच में, उसमें 18 फरवरी तक लेबनान से निकल जाने का वक्त मुकर्रर किया गया था। और इजरायली फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली फ़ौज को 18 फरवरी तक लेबनान से निकल जाना चाहिए। इजरायली फ़ौजियों को मुआहिदे के मुताबिक 18 फरवरी तक लेबनान को खाली करना होगा, बसूरत दीगर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इतवार को दिन खिताब करते हुए कहा कि इजरायली फ़ौजियों को 18 फरवरी तक लेबनान की हदूद से निकल जाना चाहिए और इजराइल के पास लेबनान में रहने का अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम मुआहिदे पर कायम है। ये हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो नईम कासिम है उनका बयान रात देर गए जारी कर दिया गया है। हिज़्बुल्लाह सरबराह ने इजराइल का नाम लिए बगैर तंबिया करते हुए कहा कि हर कोई चाहता है कि कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जा सकता है। यानी हर कोई ये जानता है कि कब्जा करने वालों के साथ किस तरीके से निपटा जाए, और अगर सूरत हाल जूं की तू नहीं कल तक तो सूरत हाल तब्दील होगी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह कासिम नईम का बड़ा बयान आया है और इजरायली फ़ौजें लेबनान से 18 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर निकल जाएं, ये एक बार फिर उनकी तरफ से मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि जो मुआहिदा किया गया है उस मुआहिदे की पासदारी होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ब्रेक पे जाएं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसराइल को एक और मदद मिली है उसके बड़े भाई अमेरिका की तरफ से। इस सारी सूरत हाल में हथियारों का या फिर दूसरी तरफ मैन पावर की अगर कहीं कमी महसूस हुई हो बड़े इदारों में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो उनको भी खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिशें हुई हैं। इस बीच एक फैसला जिस पर अब तक रोक लगी थी, इसराइल की जानिब से अमेरिका से जो हथियारों की मदद मांगी जा रही थी, अभी तक ट्रंप इंतजामिया के आने से पहले बाइडेन इंतजामिया ने थोड़ी रोक जरूर लगाई थी, लेकिन इसराइल को ट्रंप जैसे ही आए तो वो जो क्लियरेंस था हथियारों के मामले में वो फिर से मिल गया है। और 2000 पाउंड बमों की खेप, जो पहली खेप है, वो इसराइल को मौसूल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर बरामदात पर जो पाबंदी आयद की गई थी बाइडेन इंतजामिया के कामकाज के दौरान, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। कुल मिलाकर इसराइल ने MK-84 बम यानी MK-84 जो बम है अमेरिका से हासिल किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बैन हटाया गया, जो बरामदात पर पाबंदी लगी थी, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले लगाई थी 20 तारीख से पहले, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ बैन हटा दिया है बल्कि 2000 पाउंड बॉम्ब्स जो इसराइल को दिए जाने थे वो भी दिए जा चुके हैं। MK-84 अनगाइडेड 2000 पाउंड बम है, जो कहा जाता है कि कहीं पर भी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। और ये जो 85,000 टन अभी तक गजा के ऊपर बम गिराए गए हैं, इसमें भी कलीदी किरदार अमेरिकन फोर्सेस का, अमेरिका का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, बाइडेन का या ट्रंप इंतजामिया का रहा है अब तक की सारी सूरत हाल को। बाइडेन इंतजामिया ने इससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर जब गजा के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब हो रही थी, उस दरमियान मजीद यहां पर खून खराबा ना हो, मजीद जाने ज़ाया ना हो, इसके लिए गजा स्ट्रिप के अंदर, चूंकि जो आबादी वाले इलाके हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे थे, उन एरियाज़ के अंदर शदीद किस्म की बॉम्बिंग की जा रही थी। उस दरमियान एक फैसला हुआ था बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कि मजीद इन बम्बों की खेप या मंजूरी किसी भी तरीके से इसराइल को नहीं दी जाएगी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2000 पाउंड जो बम्स थे इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 के बाद भेजने का जो फैसला था उस पर बैन लगा दिया था। जो शिपमेंट्स जानी थी उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वो आते ही ट्रंप ने न सिर्फ हटा दिया बल्कि बॉम्ब साथ साथ देने पर इस बात की भी तस्दीक हुई कि मजीद अगर बॉम्ब ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के दीगर ममालिक को भी पहुंचाए जाएं, तो अगर इसराइल को दिए जा सकते हैं जंगज़दा इलाके में मजीद तबाही के लिए, तो शायद फिर किसी भी मुल्क को इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। बहरहाल अमेरिका ने बड़े फैसले जो किए उनमें एक ये फैसला भी है, और देर रात एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें दोनों मालिक ने मिलकर एक बार फिर से इस अज़्म का यादा किया कि वो आइंदा दिनों में काम करें। गजा वाला वो जो प्लान है वो समझ में आता है कि सूरत हाल ज़्यादा तब्दील नहीं होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद मकामी खबरों पर आएंगे, कुछ बड़े अपडेट्स आप तक पहुँचेंगे और ज़रा उस मामले पर तवज्जो देनी है जो कल भी हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हो रहे हैं, कहीं पर आतिशज़दगी, कहीं पर पानी की शदीद कमी और कहीं पर दीगर मसाइल। ये सारे मामलात गुफ्तगू शनीद का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा। एक खास मेहमान और हमारे नुमाइंदे इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप भी अपने इलाकों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख ही रहे हैं, तो साथ साथ अपनी आरा भी पेश करें। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर हों।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल 9 बज चुके हैं। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ हैं। बराह रास्त नशरियात वक्फे से आप तक पहुंच रही हैं। अपने तासुरात, अपने कमेंट्स या फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिएगा। प्रोग्राम में बात अब ज़रा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की करते हैं। वैसे तो पूरा ख़ित्ता इस वक्त मुतासिर है और बार बार मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हमने इसी प्रोग्राम में आपके सामने रखी, कभी ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, कभी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, और उन रिपोर्ट्स के आपके सामने पेश करना, वजाहत करना, आदाद-ओ-शुमार रखना, ये इस बात की अक्कासी थी कि सूरत हाल अबतर हो रही है। वो जो रिपोर्ट्स या आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें दुरुस्त पाई गई। पता चला कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में भी अगरचे कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आबी ज़खायर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों को भी अगर पानी फराहम किया जा सके तो जम्मू कश्मीर के पास इतना पानी है। लेकिन सूरत हाल आज अगर पानी के हवाले से गैर यकीनी कहें तो शायद ये अल्फाज जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं शायद इसमें गलती नहीं होगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक एक करके हम देखेंगे और तस्वीरें भी साथ साथ उस खबर को ज़रा कंटिन्यू करेंगे जिसका कल एक छोटा सा हिस्सा इशफाक हमने नाजरीन तक पहुंचाया था। बिल्कुल, बात जरा करते हैं आबी पनागाहों की और कुदरत के उन चश्मों की जो पिछले कई सदियों से हमारे पास मौजूद थे और एक नहीं दर्जनों वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर वो माने जाते थे, यानी बुनियादी मंबा पानी का वो माना जाता था और उसके बाद उस पानी को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुंचाया जाता था मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से। लेकिन मौसमियाती तब्दीली का अब ये असर है कि एंटायर नदी, नाले और चश्मे मुसलसल खुश्क हो रहे हैं, पानी का बहाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। और अलार्मिंग रेट, यानी जहां पर आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हमने आगे क्या करना है। इस सूरत हाल से हमने प्लान बी पर अगर शिफ्ट करना तो वो क्या होना चाहिए, प्लान सी पर अगर शिफ्ट करना तो वो क्या होना चाहिए था। एक ज़माने में कश्मीर पानी पानी, लेकिन ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। ये तस्वीरें हमने आपको कल भी बताई थी, ये तस्वीरें बड़ी अहम है क्योंकि ये वो तस्वीर है जहां से 3 दर्जन से ज़्यादा गाँव को पानी मिलता था, 1 दर्जन के करीब वाटर सप्लाई स्कीमों को टैप यहाँ पर किया गया था और ये अच्छाबल का वो इलाका, वो स्प्रिंग है, वो चश्मा है जिसे आप कई बार देखने भी गए होंगे, पानी की रवानी को भी महसूस किया होगा और जो मिठास और गर्माहट वहाँ पर इंसान को जाने के बाद मिलती थी वो सबके सामने थी। लेकिन आज ये पूरा अच्छाबल का इलाका खून के आंसू रो रहा है। मकामी तौर पर लोग अब रिवायती तौर पर बाहर आए, सफाई का भी एहतमाम किया और कल हमने ये तस्वीरें भी देखी कि चश्मे का जो बुनियादी मंबा है उसके आसपास जाने पर भी पाबंदी आज खुद लोगों ने लगा दी। कहा कि जनाब ये बड़ी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर अब अमल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। एक तरफ से ये चल रहा है, दूसरी तरफ से पुलवामा ज़िले की जब आप बात करेंगे तो आरिपल स्ट्रीम की बात करें या दीगर नदी नालों की बात करें तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे पास जो अदाद शुमार इस वक्त है मेजर ये जो दरिया हमारे पास है जिनमें जहलिम है, जिनमें लिदर का पानी भी है जो ओरिजिनली एक ग्लेशियर से सामने आता है, शीशनाग के ऊपर से जो पानी हमारे पास पहलगाम के रास्ते से आता है, फिर ब्रिंजन नाला जो कोकरनाग से होता जाता है, फिर वेशो नाला जो कौसरनाग कुलगाम से होते हुए आ रहा है, फिर इसी तरीके से वेरीनाग का नाला जो भी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, फिर आगे जब आप काजीगुंड, रंबियारा, शोपिया में जाएंगे, टोंगरी नाला, रोमशी नाला में जाएंगे, पुलवामा, आरिपल त्राल के अंदर जाएंगे, ये वो स्टोरेज ऑफ वाटर्स थे, पानी के थे जहां पर कसीर आबाद में एक बड़ी तादाद में पानी हमारे पास था। लेकिन अब सूरत हाल ये है जब मौसमियाती तब्दीली हुई, वक्त पर बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई तो ज़मीन का अंदर का पानी भी सूखना शुरू हो गया और जो चश्मे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब सूख रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। हाई ऑल्टीट्यूड सिंथन टॉप
मरगन टॉप, पीर की गली, साधना, राजदान टॉप, गुरेज पर जिस तरीके की शदीद बर्फबारी हम देखते थे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग के बालाई इलाकों में जिस तरीके से हम शदीद बर्फबारी देखते थे, अब की बार बहुत हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी देखी है, जो माना जा रहा है कि एक बुनियादी वजह यह भी है। दूसरी बुनियादी वजह जो मानी जा रही है वो अब की बार जो हमने बड़े पैमाने पर खुदाई की, नदी नालों के अंदर खुदाई की, हमने रेत, बाजरी और दीगर चीज़ें, मादनियात जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, उससे भी वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया। और ये जो हम पिछले कई सालों से देख रहे थे, ये बुनियादी तौर पर तबाही के दहाने पर आ गए। जिस इलाके को हम डिस्कस कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने और अरिपल की तस्वीरें भी थोड़ी देर में आप देखेंगे। साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके, और ये सिर्फ तो एक तस्वीर आपके सामने है, मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं। लेकिन चूंकि अब सफाई का भी जिस तरीके से इशफाक ने बताया एहतमाम किया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हाथ में हैं, मकामी लोगों की चंद बातें आपको सुना देते हैं और उसके बाद सीधा अपने मेहमान के पास चलेंगे। अछबल अनंतनाग के अंदर जब कल भी हमने खबर नशर की तो उसके बाद इंतजामिया भी फौरी तौर हरकत में आई, माहिरीन भी अपने अपने हिसाब से तज्जिया और तबसरा कर रहे हैं, कंसर्न लोग मौके पर पहुंचे। चंद बातें आप तक जरा पहुंच जाएं और उसके बाद सीधा मेहमान के पास। पहली बार ये चश्मा जो अछबल बाग में मौजूद है पूरी तरह से सूख गया है, पूरी तरह से एक कतरा भी नहीं निकलता है। ये हमारे गुनाह है, मतलब हम वाटर बॉडीज को बचाने में नाकाम हुए हैं। जहाँ भी देखो गंदगी के ढेर डाले जाते हैं इन वाटर बॉडीज में, हम बचाने में नाकाम हुए। यहाँ पे भी जो आम लोगों के तासुरात हमने जानने की कोशिश, जब मुझे भी पता है, तो यहाँ पे बेहाई का अड्डे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये हम बंद कर, मैंने कल भी डीसी साहब से बात की तो उसने रात को ही हंगामी मीटिंग ली। कल भी एक टीम आने वाला है यहाँ पे, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी ये जो इसके एंट्री पॉइंट है ये भी बंद कर दीजिए। ये आज मतलब एक तो हो गया हमारे गुनाह। जो दूसरा मामला है जो क्लाइमेट चेंज है, आप देख रहे हैं पिछले एक साल से बारिश नहीं हो रही, बर्फबारी की तो बात ही नहीं है। पिछले 2 महीनों से खाली 80% जो है बारिश वो कमी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इस वजह से भी एक दूसरा जो फैक्टर है माइनिंग का फैक्टर है, क्योंकि जब बारिश निकालते हैं वहाँ से तो उस वजह से भी हो सकता है। और ज़्यादा तो एक्सपोर्ट ही बता सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा दिख रहा है कि अछबली में जो ये चश्मा है ये पूरी तरह से सूख गए। अब इससे क्या होगा? इससे तो जितने भी आसपास के गाँव हैं उनमें मतलब पीने के पानी का हाहाकार मच जाएगा। इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर की तो बात ही नहीं है, उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा आने वाले महीनों में। और जो आज दिख रहा है कि लोग यहाँ रेडों में, ये बाल्टियों में लेके जाते हैं पानी, हाहाकार मचा हुआ अछबल में, तजब्बुस के शिकार है। ये पुराना जो ये चश्मा है अछबल में मौजूद है ये सूख गया है। लोगों की बात आपने सुनी, कंसर्न लोग और तशवीशनाक सूरत हाल जिस पर अफसोस का भी इजहार किया जा रहा है। और खबर है कि आज भी एक टीम यहाँ पर पहुंच रही है। इससे पहले अपने नुमाइंदों के पास ये जो पाइपें हम देख रहे हैं ये दरअसल वाटर पाइपें हैं, ये पानी जाता है जी इलाकों के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर मासूम बेग साहब हैं, माहिर अर्जियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यूसली हम वेदर एक्सपर्ट से जब गुफ्तगू कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों में, तो वो अलार्म बेल बजा रहे थे, कह रहे थे कि जनाब सूरत हाल हमारी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो वेदर एडवाइजरियाँ वो दे रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को वो भेज रहे थे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को वो भेज रहे थे, वो शायद इस बात को बता रहे थे कि जनाब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा वेदर है नहीं। और ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं ये एंटायर सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। जब हम सरहद के पार आज देख रहे थे तो पंजाब का एक बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का है जहाँ पर बूंद पानी की नहीं, और जो फसल का एक बाउल माना जा रहा था वो तबाही के दाने पर है। क्या हम उस अलार्मिंग पोजीशन पर आ गए? डॉक्टर साहब आपका तजिया, आपका रिपोर्ट, आपका अपना फीडबैक क्या है इस पूरे मामले में? ये जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि चश्मे सूख रहे हैं, पानी लेवल नीचे चला गया है, टेबल हम वो जो वाटर टेबल हमारा था वो डिसबैलेंस हो गया सारा। तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अनासिर है। अब जो ग्लोबल लेवल पे हम देखते थे कि एक अलार्मिंग सिचुएशन पहले से ही थी फ्रॉम द लास्ट डिकेड, तो हर जगह हाहाकार मची हुई थी इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो मगर हम उसको लाइट ले रहे थे। और उसके बाद अगर आप आज हम देखेंगे तो कश्मीर भी उसकी जद में आ गया, और खासकर जो वादी कश्मीर है तो उसकी लपेट
और पिछले 5-6 सालों की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पूरे J&K में अगर आप देखेंगे जो बारिश और बर्फ का जो बारिश और बर्फ का ये उस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब जो क्लाइमेट चेंज या जो ग्लोबल वार्मिंग इसने कश्मीर में दस्तक दे दी है। और अब पूरी तरह से आप देख रहे हैं, कल से भी अगर आपने देखा होगा कि जो नदी नाले है, जो आपके जो एक्टिव फॉरेस्ट है, जो स्प्रिंग्स है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, तो वो तो यहाँ सूख गए हैं। तो यहाँ वो उनकी जो वाटर लेवल बहुत हद तक डिक्लाइन हुई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि अभी अगर अभी भी हम नहीं जागे तो आने वाले वक्त में बहुत सारी जो इम्प्लीकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा समझाइएगा, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से माइनिंग हमने की है जी नदी नालों के अंदर, उससे ये जो वाटर टेबल है ये सारा डिस्टर्ब हो गया है, और आज हम ये जो नेचुरल स्प्रिंग्स देख रहे थे, कुदरती चश्मे देख रहे हैं, इनका जो वाटर फ्लो था वो ना के बराबर रहा या 1 या 2% ही रहा है। बेसिक वजह यह है कि हमने खुदाई इस तरीके से की, छेड़छाड़ इस तरीके से की कि उसका खमियाजा आज ही भुगत रहे हैं। ये कारण हो सकता है क्योंकि जब आप माइनिंग करते हैं बहुत सारे एरियाज में, चाहे आप रिंगी नाला की बात करेंगे या थ्रू नाला की बात करेंगे, विश्व नाला की बात करेंगे, तो हर जगह आप देखेंगे चाहे लीगल या इलीगल माइनिंग बड़े पैमाने पे हो रही है। और उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे रिवर बेड को एक्सपोज किया गया है, तो जिसकी वजह से जो हमारे जो एक्टिव फॉरेस्ट है, जो हमारे जो वाटर बॉडी है, जो हमारे एक्टिव जो नेचुरल स्प्रिंग्स हमारे थे, तो वो कहीं ना कहीं जो वाटर टेबल डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वाटर लेवल डिक्लाइन हो जाती है। जो आपके जो चश्मे होते हैं जो एक्टिव फॉरेस्ट, जिनको आप नेशनल एक्टिव फॉरेस्ट कहते हैं, तो वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे। तो एक तो वो कारण है एक्चुअली, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण इसमें जो लग रहा है कि वो जो स्नो एक्यूमुलेशन नहीं हो रही, जो ग्लेशियर्स हमारे रिचार्ज नहीं हो रहे हैं पूरे पंचाल में। अगर आप देखेंगे पूरा प्योर पंचाल में अगर जहाँ पे 5-10 फुट बराबर हुआ करती थी, और अब अगर आप देखेंगे पिछले आधा शुमार के मुताबिक 3 या 4 फुट बर्फबारी होती है, तो जिसकी वजह से जो नदी नालों में जो आपके जो चश्मे वो सूख रहे हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। मगर उसमें अगर आप देखेंगे वो तो दूसरा जो वो तो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो मगर नेचुरल फिनोमेना अगर आप देखेंगे तो वो तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है कि जो हमारे जो प्रिसिपिटेशन ट्रेंड वो चेंज हुए हैं, क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज हुए हैं। और इवन आप ये देखेंगे कि पिछले अगर आप इंडियन मीटरोलॉजिकल की बात करेंगे, चाहे वो श्रीनगर का या जो हमारा दिल्ली में जो हमारा जो हेडक्वार्टर है, तो अब जो हमारे जो मॉडल्स होते थे, जो प्रेडिक्शन मॉडल्स, वो फेल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट पिछले साल भी अगर आप देखेंगे जो पूरा आपका जो जुलाई कलान ड्राई रहा, और इस साल भी दिसंबर के महीने में थोड़ी 1-2 फीट बर्फबारी हुई, और इसकी वजह। और आज आप अगर देखेंगे तो जो प्रेसिपिटेशन बहुत कम हुई है। तो जब तक कहा जाता है कि तकरीबन -81% जो डिक्लाइन हुआ है, डेफिसिट रेनफॉल हुई है कश्मीर वैली में। तो उसमें एक मैं आधा शुमार में बताऊंगा। उसमें तो शोपियान में सबसे अहम जो है, जो टॉप पे हमारा शोपियान है, जहाँ पे 97% जो डेफिसिट रेनफॉल हुई है। खाली वहाँ पे पिछले अगर आप देखेंगे पिछले जो अक्टूबर जो 2024 को अगर आप देखेंगे, जो 2024 के जो लास्ट जो 3 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हम जब बात करेंगे, उसमें अगर आप देखेंगे खाली 3% बारिश हुई है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये माने, जब हम ये डेफिसिट ऑफ रेनफॉल की बात कर रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं, और जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बीच में बात सुन रहे थे इंटरनेशनल फोरम से कि जनाब एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, सरसब्ज और शादाब करने की ज़रूरत है ज़मीन को, तब जाकर ये जो डिसबैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, इसको सही किया जा सकता है। उस पर हम कितना काम कर पाए? अगर मैं सिर्फ अपने खित्ते की बात करूँ, लिविंग नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मैं अगर सिर्फ अपने ग्रीन बेल्ट की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्या हम वहां पर कहीं टिक पाए हैं? आपका रिसर्च कह रहा है कि वहां पर हमने कोई काम किया, और ये जो नेचुरल रिसोर्स को बचाने वाली मुहिम हम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम कहीं पर सस्टेन कर रहे हैं इस प्रोसेस को? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे रिफॉरेस्टेशन के, तो अगर आप देखेंगे रिपोर्ट जो पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आया था, जिसमें हमने ये कहा कि 40 स्क्वायर किलोमीटर हमने खो दिया है पिछले 2 सालों में। तो उसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो रोड बन रहे हैं, पावर ग्रिड स्टेशन बन रहे हैं, तो वहाँ पे जंगलों का जो कटाव बेदर्दी से हो रहा है।
और उसका जो इम्पैक्ट हमें आज दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे बजट में, अब हम देख सकते हैं कि बजट में क्या रखा गया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से क्या रखा गया है, तो वो आप देखने वाली बात होगी जब जम्मू कश्मीर का जो बजट मरकज में है, जो उसमें कितना पैसा उस पर खर्च किया जाएगा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जो नेचुरल वाटर बॉडी या आपका जो ओवरऑल जो एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि अब जम्मू कश्मीर की जब बजट पेश होगी तो उसमें वो उसके लिए वो क्या रख सकते हैं। डॉक्टर मासूम बेग साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। अब हुकूमती इदारे भी हम इस मामले में देख रहे हैं बेबस नजर आ रहे हैं। मामला काफी हसास है, वक्त रहते अगर काम ना किया गया तो सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। क्या कोई प्लान ए जब मुकम्मल तौर पर फेल हो रहा है तो प्लान बी या सी की तरफ जाना चाहिए, और ऑप्शंस क्या इस वक्त हुकूमत के सामने है कि फौरी तौर पर माहिरीन, कंसर्न लोग, बाकी जितने भी बड़े इदारे नेशनल और इंटरनेशनली जो काम करते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाते हुए कोई काम हो सके, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल क्या है सरकार के सामने? अभी सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल आज तक, चाहे पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे, ग्लासगो की बात करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने एक बनाया था कि एक प्रपोजल बनाया था कि हम ग्रीन हाउस इमिशन को कम करेंगे, जैसे हमारे पास सोलर टेक्नोलॉजी जहाँ बाकी जो को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते, ताकि हम कार्बन इमिशन को कम कर सके, और उसके साथ साथ एफॉरेस्ट्रेशन बड़े पैमाने पे हो सकती है। और उससे क्या होगा, जो आपके जो बैरन जो आपके जो माउंटेन रेंजेस है, जो आपका जो पीर पंचल जिसका ज्यादा कटा हुआ, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, तो उसके लिए कोलैबोरेशन करनी चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उनके साथ करके, तो वहां से अगर फंडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली तो हम किसी हद तक बच सकते हैं कि हम अपने माहौल को, इसको जो क्राइसिस में इस वक्त सारा जम्मू कश्मीर है, तो उसको हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मासूम बेग साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मामला बड़ा हसास है, ये तो माहिरीन की बात है, लेकिन ज़रा ग्राउंड जीरो पर चलते हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर अच्छाबल से और शेख कौसर त्राल से ज्वाइन करेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी है, और ये आरिपल त्राल है जी। यहाँ पर दर्जनों देहात को यहाँ से पानी जाता था, अब ये देख लीजिए पानी का फ्लो ही नहीं है। ये पीएचई डिपार्टमेंट की पाइपें शाइपें लगी हैं, लेकिन अब पानी जाएगा कहाँ से, एक बड़ा सवाल है। स्पॉट पर दोनों हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। सबसे पहले शेख कौसर, आपके पास आरिपल कुछ हफ्ते पहले खबर आई कि सूख रहा है, शायद ज्यादा तवज्जो इसकी ओर नहीं गई, तवज्जो तब गई सबकी जब अच्छाबल से खबर आई। अभी ग्राउंड जीरो पर जहां पर आप मौजूद है, सिचुएशन है क्या? बुजुर्ग लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इससे पहले इस तरीके का माहौल देखा गया था इस आरिपल नाग के आसपास, जहां पर इतना ज्यादा पानी की रवानी थी कि दर्जनों देहात को इससे पानी मिलता था, पीने का पानी, फिर एग्रीकल्चर के लिए इसको यूज किया जाता था? मैं मौजूद हूँ आरिपल इलाके में, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तारीखी चश्मा है। ये जो चश्मा है इससे तकरीबन दर्जनों इलाकों को पानी फराहम किया जाता था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो पिछले कई महीनों से लगातार खुशक साली की वजह से ये पूरी तरह अब सूख चुका है। तकरीबन 90-95% ये सूख चुका है, हालांकि लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि अगर देखा जाए तो महकमा भी अब बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि तो 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पे जो पानी की लेवल है उससे ये जो पाइपलाइन है उसकी सतह भी कम की गई थी। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पाइपें बिछाई गई थी उससे भी जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जबरदस्त परेशान है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन मतलब दर्जनों गाँव को यहाँ से पानी जो इसे फराहम किया जा रहा था, तो वो जो लोग हैं वो जबरदस्त परेशान है। हालांकि महकमा जो है वो टैंकरों के जरिए पानी तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो जो पानी वो 4 बाल्टीन या 5 बाल्टीन मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो जरूरत जिंदगी वो पूरी नहीं हो सकती है। तो आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर कई दिन पहले यहाँ पे जो डीसी पुलवामा बशारत कोयूम साहब ने भी टाउन हॉल त्राल में एक जायजा मीटिंग ली थी। उस वक्त जो अफसरों को हिदायत दी थी जितने भी इलाके में नाकारा बोरवेल है उनको भी फिर से बहाल किया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ हम मेन सोर्स पर देख रहे हैं कि पानी चला नीचे आ गया, वाटर टेबल कम हो गया है, और जो पाइपें लगी थी जिससे पानी रिजर्वेयर्स तक जाता था फिर फिल्टर होके आवाम तक पहुंचता था वो भी नामुमकिन है, तो डेट मीन्स पानी का ग्राफ नीचे चल
चला गया था, और जो बोरवेल्स है उनकी क्या पोजीशन है, क्या वहां से अभी पानी निकल पा रहा है और कितना नीचे और वो खोदने की कोशिश की जाएगी अब? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो जो बोरवेल इनको बोला था, जो नकारा बोरवेल है, उनको उनका काम शुरू हो गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज है, तो उनका पानी की लेवल भी वो भी कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही खुशहाली लगातार रहेगी तो शायद मुझे लगता है ठीक है जी काउंसलर, आप स्टैंड बाय रहेंगे हमारे साथ। बोरवेल में भी पानी नहीं आ पा रहा और आरिपल का जो सूरत हाल है वो इस तरीके की बनी। आप स्टैंड बाय पे हमारे साथ रहेंगे। काउंसलर के पास चलते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। मुझे पता है कि कुछ मेहमान भी आपके साथ हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन अच्छा बल चलेंगे जहां से हमारे साथ मुजफ्फर है। मुजफ्फर, क्या कुछ ताजा तरीन इतलात? कल भी एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, आज एक और एक्सपर्ट्स की टीम आनी है। डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब निगरानी कर रहे हैं। पानी के बहाव में कोई फर्क आया, कुछ तब्दीली आ रही है, या मुसलसल सिचुएशन वही है जो कल आप बता रहे थे, जो हम सुबह सुबह आपने हमारे साथ गुफ्तगू की थी? बिल्कुल गौहर, अगर मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी चश्मे के नजदीक, जहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यही वो मंबा है जहां से ये पानी निकलता था, और आप खुद यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं जो पाइपें बिछाई गई थी, जिससे करीब लगभग 15 से 20 वाटर सप्लाई स्कीम इस पर निर्भर करती थी। लेकिन बिल्कुल ये इस वक्त ये पाइप आप खुद देख रहे हैं कि जो पानी की लेवल है वो कहां तक पहुंच गई है। अगर इस जमाने में आप जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है, और कहीं ना कहीं ये एक लामे फिक्रिया भी है कि 40 साल के बाद ऐसा वाक़ा पेश आया है कि जो अच्छाबल का ये कदीम तरीन चश्मा नाग है, इसमें ऐसी सूरत यहाँ पे पैदा हुई है। कई फैक्टर्स इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो इस वक्त ड्राइनेस, ये भी एक कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वो भी ऑन टूज है, और ये भी सुनने में आया कि जिला इंतजामिया के हाई ऑफिसर्स आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसके साथ साथ अगर हम इस वक्त हालात की बात करें, पूरा इलाका यानी कि जितना अच्छा, ये बताइएगा पी मुजफ्फर, आप कह रहे हैं कि 10 से 15 गांव को यहां से पानी जाता था, 5-8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी सोर्स यही है, तो अब वहां पर पीने का पानी का बंदोबस्त किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से वहां अरेंजमेंट्स किए गए हैं? फिलहाल इस जमाने में हमने जो महकमा हाजा उनसे हमने बात की, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो ही यहाँ पे ये मामला पेश है, तो उन्होंने फिलहाल उनके लिए टैंकर्स वहाँ पे अवेलेबल रखे हैं, ताकि लोगों को मुश्किलात दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल गवर्नर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप ये हाउस देख रहे हैं, करीबन जो इसकी ये सतह आपको खुद यहाँ पर नजर आ रही है कि जो पानी की जो लेवल वो कहाँ तक डिप होती जा रही है। और पूरा जो इस वक्त अल्लाह न करे जो ये मुगल गार्डन ये इस वक्त वैरानी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ऊपर वाले से ये दुआ की जा रही है जल्द से जल्द, जिस तरह इससे पहले यहाँ पे पानी का बहाव हमें देखने को मिल रहा था। और इसके साथ अगर हम नाले ब्रिंगी की भी बात करें, नाले ब्रिंगी भी बिल्कुल इस वक्त सूख चुकी है। इसके साथ साथ जितने भी इस वक्त साउथ कश्मीर के बड़े नाले हैं वो इस वक्त। अच्छा मुजफ्फर, आज जो टीम इस इलाके का दौरा कर रही है, कौन लोग हैं, क्या करेंगे, किन से मुलाकात होंगे, क्या कोई सर्वे होगा किसी किस्म का आज? बिल्कुल आसिफ, मैं बता दूं जैसे कि हमें भी बताया गया है कि आज शायद यहाँ पे जो जिला तरक्याती कमीशन अनंतनाग वो खुद यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हालात का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी माहिरीन है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक इस वक्त एक मामला बन चुका है कि जो ये मंबा है, जो ये सोर्स था पानी का, इस वक्त बिल्कुल इसी पे ठीक है मुजफ्फर, आप थोड़ी देर हमारे साथ ही रहेंगे। मैं जरा वापस काउंसलर के पास चलूंगा। काउंसलर, यहां से जिन लोगों को पानी जाता था, अगरचे मुजफ्फर कह रहे हैं कि जनाब कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वाटर टैंकर्स के जरिए से पानी दिया जा रहा है, तो त्राल की क्या सिचुएशन है, जबकि हमारे पास टैंकर फ्लीट उतना है नहीं और आबादी बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स, और क्या कुछ मकामी आबादी भी कह रही है? जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो महकमा है वो टैंकरों के जरिए जो मुतासरीन इलाके हैं उनमें पानी फराहम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी लोग परेशानी है क्योंकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो ज़रूरती पानी है, तो वो तो उनको नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे हाजी अब्दुल अहद मुजाहिद साहब भी मौजूद है, जो किसी तारीफों के मोहताज नहीं, इनके साथ भी हम बात करेंगे। अब्दुल अहद, मैं वन तो ये नागच वन तो मैं हिस्ट्री कथा वरियो पे लुक ये आब चवन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क्या वन बह दिल खराश गसित मे यम अर्जदाश करन
यह छु सु औरपल नाग युस इलाके त्रालस मज मुनफरद मुकाम हासिल ओस करित सान बदकिस्मती मे छु वोंस वुनकस कम अज कम नियर अबाउट 80 years मे छु जह वुचमुत यह नाग खुशक मे छु जह वुचमुत यह नाग यह जन वुनकस हाल जार अमुक सान बदकिस्मती अल्लाह ताला नाराज गुमुत बस लूकन तड़े गुजारिश करान बस दपान तुम करियो अल्लाह ताला कुन रजू दपो अस क्या खता कोर्मुत अख दोस ये इंसान वातन आब लंबख यथ वन तमें आब लंबख इंसान दपान बह अगर नजर उकुन त्राव ऊड़ मा ग यानी तमाम इलाक त्रालुक युस जन चनुक आब सह यमे औरपल नाग मज नेर यह खजान कुस खजान यथ न कहीं दस्खत कर पत चेक यह अल्लाह ताला सुंद करम सह बाल अत पे यथ जन करोड़ बड़ टन वजन खबरी यह आब कत परेशान इंसान गसन दपान यह बाल तल यथ न हद यथ न यानी हिसाब यह कत पे यह आब यह कत पे यह खजान यानी अनमोल खजान यह अनमोल खजान कोर खुदायन गब बस खुदाय सी गुजारिश करान बस दपान ए अल्लाह गुनाहगार रोज सियाह सियाहकार मत गस्त सान सियाहकारी कुन चोन फजल वारियाह बोड़ चोन फजल सठा थोद तमे फजलुक कसम अस कर माफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदों का। जरूर दोबारा दिन में आपके पास लौटेंगे तो अपने अपने इलाकों से स्टोरीज कवर करके भेजिएगा। पानी की कमी के हवाले से बात हो रही है, माहौलियात की तब्दीली के मनफी असरात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, यह सूरत हाल क्या है, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। कई एक इलाकों में जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि पानी की कमी है, और ये तस्वीरें हैं सुरनकोट पुंछ जिले की हैं, जहां पर हमारी जानकारी के मुताबिक बेशतर हिस्सों के अंदर आवाम को इस तरह के मसाइल का सामना है। और सनई लोअर की वार्ड नंबर 3 के लोग जो कल भी एहतजाज कर रहे थे, आज सुबह फिर प्रोटेस्ट के लिए निकले, और इस इलाके के अंदर पानी की शदीद कमी है। इन्हीं लोगों की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। ये भी बताया गया कि 2013 में इलाके के लिए एनआर स्कीम लॉन्च हुई, जिसमें 2 साल कबल एक टैंक तामीर हुआ। अवाम को कोई इस टैंक की तामीर के बाद भी फायदा नहीं हुआ, जिसमें मकामी लोगों की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि चंदा जमा करके 40,000 रुपए मजकूरा टैंक की स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए दिया गया था। लेकिन मकामी लोगों ने यह भी कहा कि अब बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके के अंदर शदीद किस्म की मुश्किलात, जिसको दूर करने के लिए 2013 में एक मंसूबा शुरू हुआ, वो भी फेल होता दिखाई दे रहा है। लोअर सनई या जो सुरनकोट के लोग हैं, जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं। मैं मोहम्मद आजम लोअर सनई से बोल रहा हूँ, और बिलखुसूस आप मीडिया वालों से बहुत शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस इलाके में आए। तो हम सबसे पहले ये गुजारिश करते हैं कि बहुत अरसा से तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं ये काम जो है पीएचई वालों ने शुरू किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक दिन पाइप वो बिछाते हैं और दूसरे दिन उठा जाते हैं। अभी मैं नीचे यहाँ मोहल्ला एक लपाड़ा है, उसी के सामने एक दिन पाइप बिछाई हैं और दूसरे दिन देख रहे हैं कि वहाँ से उठाकर कहाँ जाती हैं, वल्लाह आलम, उसका कोई मालूम नहीं है। लिहाजा ये हमारी ये मांग रहेगी कि हमें इस वक्त पानी की बहुत अशद ज़रूरत है, और हम जब इस ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो पाइप तो हमें हर जगह नज़र आती हैं। जी सर, हम पानी की कोशिश करते हैं, जब महकमा वाले से बोलते हैं तो वो कभी कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डिमांडें नहीं है, और हमारे पास ये तमाम सिस्टम है, वो बताते हैं। वो मंसूर, मैं इसी वार्ड नंबर 3 का पेंच हूँ। तो यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। उम्मीद यही करें कि जो प्लान बी चॉकआउट किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कि अगर सूरत हाल इसी तरीके से रहे तो किस तरीके से पीने का पानी पहुंचाया जाए, अब शायद उसको मजीद देखना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे। एक परेशानी तो ये है कि नदी नाले सूख रहे हैं, दूसरी परेशानी ये है कि सब सोना जल रहा है, और पिछले कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मेंबरान असेंबली के लिए एक छोटी सी राहत भी है।
और मेंबर असेंबली वहीद पर्रा एक और कानून बनाने के मूड में है। क्या वो कानून बन पाएगा और क्या हजारों लोगों को उसका फायदा मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। बताएंगे खबर आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। सलाम जी के आप देख रहे हैं आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, लेकिन बदलते मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की शदीद कमी का एहसास मुख्तलिफ इलाकों के अंदर परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सब सोना भी नुकसान से दोचार हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़श्ता 48 घंटों में आतिशज़दगी के भयानक वाक़यात रोनमा हुए हैं। खुश्क साली की वजह से कई एक जंगलात में आग लगी है। जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर के जंगलात में आग लगी, इस तरह की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही थी। और सिर्फ जनूबी कश्मीर वाली साइड ही आप चले जाएंगे तो इतलात के मुताबिक पिंगलिश, नागवाड़ी, सिर जागीर, इसके अलावा ज़ारिहार, पंजू, बुचू और पनर जागीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तराल और आसपास के हिस्सों में जंगलात में आग लगी है। एक तस्वीर ये आपके सामने, दूसरी बांडीपुरा की तस्वीर भी दिखाइएगा, जहां पर खबर यह है कि 48 घंटे से आग लगी है और मुकम्मल तौर पर बांडीपुरा के अंदर भी लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और ये जो आग लगी है इसकी भी कंफर्मेशन जो मकामी लोग कर रहे थे, जब हमारे साथ बात की तो तब बताया कि वहाँ तो पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी
शहर के आसपास कहीं दाएं बाएं आग लगी थी तो शायद किसी हद तक चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती थी। बांडीपुरा की भी ज़रा तस्वीर दिखाइएगा। अलग अलग इलाकों के अंदर, जंगलात के अंदर लगने वाली आग से करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका। और ये तस्वीर बांडीपुरा की है, जहां बालाई हिस्से के अंदर आग लगी थी। आग लगने की असल वजह जब मालूम की तो पता चला कि खुश्की की वजह से या खुश्क मौसम से ही ये सारे मामलात पेश आ रहे हैं। और श्रीनगर के अंदर भी आपको याद होगा कि शंकराचार्य के आसपास आग लगी थी, अगर उसको बर वक्त बुझा भी गया, लेकिन अब त्राल का इलाका, साउथ कश्मीर का एंटायर आप लदरवाला फॉरेस्ट डिवीजन देख लीजिए तो आग की लपेट में है। नॉर्थ में जाएंगे तो आग ही आग आपको हर तरफ से नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से बेबसी भी है, क्योंकि आग को बुझाने के लिए जिस तरीके का आपको इक्विपमेंट चाहिए, एयर एम्बुलेंस जो एयर सर्विस के ज़रिए से जो आप पानी फेंकते हो ऊपर से, वाटर बैलून जो होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, जो हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा कि जब जंगलों में आग लगी है तो उसको किस तरीके से बुझा। दूसरा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के पास भी उतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है कि वो आप सारा डिप्यूट करके यहाँ कुछ कर सकते हैं। वैसी भी सूरत हाल नहीं है ना, मैन मशीनरी भी कमज़ोर है और कभी इसकी ओर सोचा भी नहीं गया कि अगर कभी इस तरीके की सूरत हाल बनती है तो बुझाने के लिए हमने क्या करना होगा। रिवायती तौर पर बयान होता कि जनाब खुशकसाली की वजह से आग लगी, अब ये आग भयानक रूप भी इख्तियार कर सकती है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे हम, साउथ कश्मीर का शेख कौसर हमारे पास है, लेकिन उससे पहले मकामी आबादी क्या कुछ कह रही है, जरा फटाफट से उनके दर्द को भी सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। ये जो जंगल जल रहा है ये दरअसल हमारे मुस्तकबिल धुआं हो रहा है। तकरीबन आज त्रेम दहस नाद सवरावन सत तो यह सा यह वाइल्ड लाइफ महकम तक वनकस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वल टेरिटोरियल फॉरेस्ट वल सारी ये यथ मज हेडिल्ड करान रेंज अफसर त्राल तो इंतहाई कोशिश कर यह सा नाद सवरावन। कूत मुश्किल जबरदस्त मुश्किल तुम वो वनकस पानस तुम नश वनकस बराबर जंगलस मज ये आग चलान अत कन वसान अस मुश्किल गम कन वन सू पे बचावन तो बाकी इंतहाई करान कोशिश कि नार गो छवन। क्या इक्विपमेंट क्या नार अहन पंज वंज सत दाज वाज गवर्नमेंट दिम लाइट वाइट दिम गवर्नमेंटन तम सत इंशाल्लाह रहमान खुदा सुन फजल कर्म गि कंट्रोल वो खुदा सुन फजल कर्म पे कर कोशिश आग बुझान कर कोशिश। कपड़ा है, हाथ दिया गया या कुछ इक्विपमेंट है जिससे हम बुझाने की कोशिश करें। क्या आज के जदीद दौर में इन चीज़ों से आग को बुझाया जाएगा? अब सबूत सोना जल रहा है, जंगलात धुआं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारे जानवर हैं, जो कौमी असासा हमारा है, जो कुदरत का हमारे पास एक अनमोल नमूना है, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमारे ज़राया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ये बता रहे हैं, ज़राया बता रहे हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो बहुत सारे जानवर शायद नुकसान हो। और फिर वो सेंसस वाला सिस्टम हमारे पास भी नहीं है कि कितने हैं कितने नहीं है, सब ऊपर वाले के करम पर हमने छोड़ा। जैसे अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग बता रहे थे कि जनाब ऊपर वाला मेहरबानी करे तो ये रुक जाएगा, अदरवाइज हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। शेख कौसर हमारे साथ है। कौसर, पिछले 3 दिन, आज चौथा दिन है, आग मुसलसल लगी हुई है। एंटायर साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में आग है, नॉर्थ में आग लगी है। सिचुएशन क्या कुछ है अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे त्राल के कई जंगलों में, जैसे कि बूचू हो, पिंगलिश नागवाड़ी हो, पनिर हो, बटनूर हो, सीर जहांगीर के जंगलात में पिछले कई दिनों से आग नमूदार हुई है। लेकिन जो महकमा के मुलाजमिन है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस आग पे काबू पाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो एक तरफ आग बुझाने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ फिर से आग नमूदार होती है। हालांकि उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे ये वो इस आग पे काबू पा सकते हैं। तो कल शाम को हमने जो देखा कि पूरे जंगल जल रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मुतहरिक हुई है और उसके साथ साथ तमाम मुलाजिमों को, डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमों को हिदायत दी गई है कि वो इन जंगलात में सुबह सवेरे पहुंचे ताकि ये जो आग है उस पर काबू पा सके। तो इसके साथ साथ हमने देखा जो वॉलंटियर से त्राल के, वो भी सुबह सवेरे जंगलों की तरह रुख उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ अभी हमने ये खबर मौसूल हो रही है कि जो MLA त्राल रफीक अहमद नायक है वो भी अभी सुबह सवेरे पिंगलिश नागवाड़ी के जंगल में पहुंच चुके हैं पूरी तरह जायजा लेने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दूं कि अच्छा ये बताइएगा ना, अब ये वॉलंटियर जा रहे हैं, लोग जाएंगे, करेंगे क्या, बुझाएंगे कैसे? इक्विपमेंट्स क्या है उनके पास? फायर एक्सटिंग्विशर क्या उनके पास है? महकमा क्या कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है? हमारे नदी नाले जो आपके पास के थे जहां से आप पानी उठा के ले सकते थे वो सूख गए हैं।
तो करके जाएंगे क्या? सिस्टम क्या है वहां जाकर? फिलहाल अगर हम बात करेंगे, कल हमने देखा, हम बराबर गए थे, जो नागवाड़ी का जंगल है वहां पे हम गए थे, तो वहां पे हमने देखा कि जो मुलाजमीन है उनके हाथ में कुल्हाड़ी हो या बेलचा हो, तो उसी से वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ के साथ साथ जो वॉलंटियर्स है, इन्होंने ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पे हजारों या जो दर्जनों के तादाद में वहाँ पे लोग जाए, वहाँ पे वो कोशिश करे इस आग को बुझाने की। लेकिन अगर हम देख रहे तो कल शाम का नज़ारा और इस टाइम का नज़ारा, तो अभी मुझे लगता है कि 30-40% जो आग है वो बुझ गई है। तो लेकिन अभी सुबह सवेरे से जो वॉलंटियर्स है वो इन जंगलात में पहुंच बहुत गए। शुक्रिया जी शेख कौसर, हमारे साथ वॉलंटियर्स तो गए हैं, लेकिन करेंगे क्या वहां जाकर? एक बड़ा सवाल। हमने देखा कि कैलिफोर्निया में आग लगी तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आग को बुझाने में कैसे लगी थी, एयर लिफ्ट किया जाता था, फिर भी नुकसान, सब फिर भी नुकसान, धुआं सारा हुआ। यहाँ एक छोटा सा बेल्ट हमारा है, इसको अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी क्लासेस में बैठते हैं, बड़े बड़े लेक्चर सुनते हैं, तो बड़ा सवाल हमारे सामने भी होता है कभी कभार कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। चलिए जनाब, जरा इन तमाम मामलात से हटकर आपको असेंबली का हाल अहवाल भी बताते हैं, क्योंकि असेंबली के अंदर जहां शराब मुखालिफ बिल सामने आई है, हंगामा शहर के अंदर बना हुआ है, इस बीच एक और मसवदा कानून सामने रखने की कोशिश की जाएगी और मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा कानून तहरीर किया है जो उन लोगों को एक राहत दिलाएगा जिन लोगों के पास गैर सरकारी जमीन, घास चराई या स्टेट लैंड पिछले 15 से 20 साल के दरमियान है। अब उनको बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये कानून मंजूर होता है तो उन्हें इससे राहत मिल सकती है। वहीदुर रहमान पर्रा ने प्रपोज किया है कि प्रॉपर्टी राइट्स दी जाए पब्लिक लैंड पर उन लोगों को जो पिछले 15 से 20 साल के दौरान वहां पर रिहाइश पजीर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि रोशनी के स्टाइल पर दोबारा से ओनरशिप राइट्स को दिया जाए, और ये राइट्स इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दूसरा वाया मीडिया नहीं है और पिछले 15 से 20 या 22 सालों से वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, 20 सालों से रिहाइश पजीर है और उन्हें तजब्जुब है कि सरकार का बिल्डोजर कभी भी चल सकता है। जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025, ये मसवदा कानून तहरीर किया गया है, सबमिट किया गया है असेंबली के अंदर और उम्मीद लगाई जा रही है कि इफ ऑल गोज वेल यह बिल अगर आता है तो इस पर बहस भी हो सकती है। बिल का मानना है कि ओनरशिप या ट्रांसफर राइट्स दिए जाएंगी उन लोगों को जो कंटिन्यूसली पिछले 20 साल से इन मकामात पर रिहाइश पजीर है। रेगुलराइज किया जाए उनके मकानों को, अगर वो स्टेट लैंड पर है, घास चराई पर है, कॉमन लैंड पर है, शामिलात पर है, और ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 का भी हवाला इसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये मसवदा कानून जो रखा गया है मेंबर पार्लियामेंट के मुताबिक, उनका मेंबर असेंबली के मुताबिक उनका मानना है कि रोशनी एक्ट जिसने स्टेट टैंक का लैंड का एक बहुत बड़ा चंक दिया था जिसको बाद में कोर्ट ने कलदम भी करार दिया, उससे एक राहत बहुत सारे लोगों को मिली थी, उसी तरीके की राहत उन लोगों को मिले जो पिछले 20-22 सालों से यहाँ पर रिहाइश पजीर है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ग्रांट टू प्रॉपर्टी राइट ऑन पब्लिक लैंड के उन्वान से मसवदा कानून असेंबली के अंदर दे दिया गया है। देखना होगा कि असेंबली के अंदर जब ये कानून आएगा क्या पास होगा, नहीं होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ इस पर किस तरीके का रद्द-ए-अमल भी दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असेंबली की बात छिड़ी है तो बजट इजलास की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ बजट से पहले एमएलएज भी ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको जो पैसा जितना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनके हलकों में मिलना चाहिए वो मिलेगा या नहीं। लेकिन कई एक जगहों पर अच्छी खबरें भी, हुकूमत जो पैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा, जो माजी में मिलता रहा उससे ज़्यादा दे सकती है ताकि तामीर व तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और अधूरे कामकाज जो हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट किया जा सके। इतलात ये है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसी तजवीज़ रखी है और इस तजवीज़ के मुताबिक
तमाम उन इलाकों के अंदर जहां जहां जो एमएलएज हैं, बिलखुसूस चूंकि इसमें ये भी ख्याल रखा जा रहा है डीडीसीज बीडीसीज ने क्या काम किए, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बजट इजलास से पहले छोटे और जो पहाड़ी अजला हैं वहाँ के एमएलएज को तकरीबन 45 से 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। इशफाक, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर मेंबरान कानून साजिया को तरक्याती मंजरनामे पर मजीद नज़र रखने और उन्हें मजीद काम करने का मौका दिया जाएगा। और इब्तिदाई खबरें जो हमारे हैं वो यही बता रही है कि हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मेंबरान है जहां पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की तादाद कम है वहां पर रकम बढ़ा दी जाएगी, 45 से 50 करोड़ रुपया तक रखा जाएगा। और साथ साथ ये भी प्लान सामने आया है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बीडीसीज और पंचायतों का और यूएलबीज का जो फंड है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर्स को सौंप दिया जाएगा। अगरचे कुछ जगहों पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है वो लगातार ये बता रहे थे कि उनको ये दिया जाए, वो वहाँ पर करें, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बीडीसी पंचायत अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यूएलबी का फंड जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया जाएगा जब तक वहाँ पर इंतखाबात दोबारा से नहीं होंगे। डीडीसी चेयरमैन ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो कैपेक्स बजट है वो शेयर उनको दिया जाए, लेकिन देखना होगा कि ये होगा नहीं होगा। 2 टायर पंचायती राज सिस्टम जो पंचायतों का है, ब्लॉक्स का है, अर्बन लोकल बॉडीज का है, वो नॉन एग्जिस्ट हो गया, लेकिन बजट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को सौंप दिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और ये भी कुछ बीडीसीज की तरफ से या डीडीसीज की तरफ से सामने बात रखी गई थी कि जनाब हुकूमत को और बेहतर तरीके से खर्चाने के लिए ये पैसा जो है वो उन्हें दिया जाए। बहरहाल वो बात बनी नहीं है। जम्मू सूबे के एमएलएज के साथ बात करते हुए मेंबरान कानून साजिया और मुख्तलिफ इलाके जिनमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी है, ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हिली एरियाज़ है, यहाँ पर पैसा बढ़ा दिया जाएगा ताकि तरक्याती मंजरनामे में मजीद काम हो सके। 45 से 50 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो बाकी मानदा है वहाँ पर 30 से 32 करोड़ रुपया का पैसा देने की बात जो है वो कही जा रही है। सीधे अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, क्या ये राहत है एमएलएज के लिए, स्पेशली उन एमएलएज के लिए जो हिली एरियाज़ के अंदर है जहाँ पर 1-2 एमएलए है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उनको क्या राहत देने की कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से? और दूसरा, अब ये जो कहा गया कि जनाब बीडीसी डीडीसी पंचायतों के चुनाव जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे दिया जाएगा, इंतखाबात अभी नहीं है, पैसा एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया जाएगा, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल आज के दिन में हमारे पास। देखिए, पहली बात यह है जहां तक एमएलएज को राहत की सांस पहुंचाने का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव उनके लिए खबर है कि गांव की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स है, इवन कि हम देख रहे हैं कि श्रीनगर और जम्मू को छोड़ के तो ज्यादातर हम जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो तो बॉर्डर एरियाज के, तो ये बताया जा रहा है कि 4500 से तक का जो उनको वर्क जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इवन कि मैंने एक एमएलए से बात भी की और उन्हें इसकी तस्दीक भी की और उन्हें ये भी कहा कि उन्हें कम्युनिकेशन मौसूल भी हुई है और जिसमें लिखा गया है कि 50 करोड़ तक का वो जो काम है, जो डेवलपमेंट वर्क है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी उन्होंने तस्दीक की है। लेकिन ओवरऑल उनके लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरा ये कि जो हम देख रहे हैं कि अभी ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम है और पूरा नैरेटिव भी है और हकीकत भी है, और पूरे इंडिया में और पर्टिकुलरली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि जो ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसकी वजह से लोगों में भी कई सारे खदशात है, शायद काम नहीं हो पाएंगे, काम नहीं हो पा रहे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं वो पूरा करना मुश्किल है। और इवन की जो फिलहाल सूरत हाल है वो इंतहाई लोगों के उन ख्वाहिशात के बरक्स हो रही है। लेकिन जिस तरह से ये एमएलए के लिए अलग ये बजट में 45,000 से 50 करोड़ रुपए तक का ये जो फंड्स उनको देना, ये तो उनके लिए अच्छी खबर है। और दूसरा ये कि ये भी बताना कि वो खुद इस जहाँ पे वो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, विजिट भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि मटेरियल किस किस्म का होगा। और ये भी उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि शायद ये भी एक आम तासुर इस वक्त यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में कि जो आईएएस अफसरान है उनके जो उनका कंट्रोल एलजी के पास है, लेकिन जाहिर सी बात है डिप्टी कमिश्नर्स मोस्टली आईएएस है, तो यहाँ एमएलए को ये इख्तियार देना, तो इस तनाजुर में भी एमएलए के लिए अच्छी खबर है। दूसरा ये कि जो जिस तरह से आप कह रहे कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो डीडीसी जिन्हें हम कहते हैं, उनका वो अब सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि पंचायत या बीडीसी के जो
फंड्स है वो उनका इख्तियार उन्हें फिलहाल दिया जाए अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे जो है इंतखाबात उनके हो जाए। लेकिन जहाँ तक हम टेक्निकली इस चीज को समझते हैं और जितना हमने फिलहाल इस 1 साल के दौरान एक्सपीरियंस किया है, नो डाउट कि बहुत सारा काम हुआ है डीडीसी की तरफ से भी, बीडीसी की तरफ से भी और पंचायत लेवल पे। लेकिन जब से बीडीओज को ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डेलीगेट किए गए हैं, जब से पंचायत के जो पावर्स है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीओज को दिए गए हैं, तो तब से हम देख रहे हैं कि उनका एक मैंडेट था कि जिस तरह से पंचायत लेवल पे हम पंचायत सरपंच या पंच का देख रहे थे कि वो एक मीटिंग कर रहे थे जिन्हें हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं दावे और सुख से कहता हूँ और जो हमारा एक्सपीरियंस हो, जिस तरह से हमें अक्रॉस द JNK या स्पेशली मैं कश्मीर वैली की बात करता हूँ, लोग कॉल कर रहे थे शायद ये जो वीडियो हजरात हैं ये अपने कुर्सी से बाहर ही नहीं निकले हैं। और आप देखिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो बिल्कुल तो वो पूर्ण नहीं हो पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। 9:50 के आसपास का वक्त हो गया है, आप कॉल करना भी शुरू करेंगे, लेकिन ज़रा बात एक और बड़ी अहम भी हमने आपके सामने रखनी है और बात करनी है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबों की, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें गर्दिश कर रही थी अब उस पर सियासी मुबस्सिरीन की बात भी आई और साबिक वुज़रा ने भी जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ये मुतालबा किया कि जनाब पूरे बोर्ड को दोबारा से तश्कील दिया जाए, देखा जाए कि आखिर मामला है क्या। जी आसिफ। बिल्कुल, बोर्ड के हवाले से बात हो रही है तो बुक्स की बात ज़रा आज कर लेते हैं। मुसलसल शिकायतें आ रही थी वालिदैन की तरफ से कि किताबें नहीं मिल पा रही हैं और बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में जवाब भी आ रहे थे, वजाहत की जा रही थी, लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ ऐसा तहरीरी मवाद जो हमारे हाथ लगा, वालिदैन की तरफ से शिकायत की गई। अगरचे बोर्ड हुकाम की जानिब से इस मामले में भी वजाहत होना बाकी है, हमें भी उनके बयान का इंतज़ार रहेगा, लेकिन एक किताब जिसमें गलतियां पाई गई, अब ये आप इसको टेक्निकल गलती मानिए, ये आप इसको टाइपिंग एरर तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बार बार हुआ है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 जगह ये गलती पाई गई है। और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब मुख्तलिफ इलाकों में अपने वालिदैन से कांटेक्ट किया। कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर भी इस तरह की तस्वीरें वायरल की जा रही थी, लेकिन चूंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम खबर चला रहे हैं, जब वालिदैन ने इस बात की कंफर्मेशन की तो फिर नईम अख्तर साहब ने इस पर बड़े खुलकर कल बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो सूरत हाल बनी है ये इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल दरअसल यूटी के लफ्ज़ को लेकर है और ये यूटी का लफ्ज़ जो था ये दरअसल स्टेट ऑफ माइंड था। अब स्टेट रही नहीं तो यूटी रही है, शायद ये दिमाग में कहीं ना कहीं चला है सबके ट्रांसलेटर्स के, तो उन्होंने यूटी कर दिया स्टेट ऑफ माइंड को, तो वो क्या कर दिया, यूटी ऑफ माइंड कर दिया। और जब आप गूगल और तमाम चीज़ें खंगालेंगे तो यूटी ऑफ माइंड का जो ये सब्जेक्ट है और जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की किताब है इसमें कहीं वो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो शायद यही तनकीद का एक बड़ा मौजू बना और साबिक वज़ीर तालीम नईम अख्तर अंद्राबी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ मोर्चा खोला और ये कहा कि जनाब जिस तरीके से गलतियां की गई ये दरअसल एक होती तो शायद बात नहीं होती, बैक टू बैक कहीं गलतियां की गई और करिकुलम में छेड़छाड़ जिस तरीके से की जा रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहले शेखुल आलम का मामला सामने आया, फिर अल्लामा इकबाल का मामला सामने आया, फिर आगा शाहिद अली का मामला सामने आया, तो इस तरीके से कई चीज़ें हज़फ की गई हैं जिसको लेकर कल साबिक वजीर नईम अख्तर अंद्राबी ने अपनी बात रखी और ये वो किताब है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है। 10th की क्लास है और पिछले दिनों जब किताबों के मामले पर एक स्टेटमेंट आया वज़ीर तालीम का तो उस पर बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल दिया गया और उससे लगा कि वो कन्फ्रंट करने की एक तरह की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किताबों में क्या छप रहा है, गलतियां क्यों हैं, कैसे हो रही हैं, एक नहीं कुछ एक चीज़ें पहले भी सामने आई थी और कुछ आ जाएं। बोर्ड के चेयरमैन को पता ही नहीं है इस चीज़ का, शायद अब उनके नोटिस में मामला आए तो अब कर भी क्या सकते हैं, गलती काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका एक हिस्सा आपको ज़रा दिखाते हैं जो शिकायत हम तक पहुंची थी और कुछ वीडियोस भी वायरल थे, उनमें से एक हिस्सा जो यूटी और स्टेट वाले लफ्ज़ पर इस वक्त एक किस्म की बहस छिड़ी है। Unconsciousness or fainting is a UT of human body. UT लफ्ज़ छु त्रेन जायन इस्तेमाल अम पत बेयि यिथ कन तु येतथ वुछो। The UT can lead to death of victim. Achu bon can be diabetes, low blood pressure, UT of shock.
अस कर वारिया ज़्यादा कोशिश समझो ये यूटी ऑफ अनकॉन्शियसनेस क्या ये यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या गूगल सर्च यूता हो कर तूता कोर चैट GPT तमाम यम ते AI टूल्स तम कर इस्तेमाल तो मगर फिक्र तोर कहीं अल्टीमेटली कर मैं अकिस बेस स्टूडेंटस सत यमिस प्रेन किताब पानस निश डिजास्टर मैनेजमेंट यह किताब असली लफ्ज़ शायद अनकॉन्शियसनेस इज और फेंटिंग इज अ स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी यमो स्टेटस यूटी बनो सनिस J&K स्टेटस यमो कोर सारी कंट्रोल आर ये सो 3 Idiots मज आमिर खान करो चमत्कारस तो ये स्टेट तथ कोरमो यूटी तो बनोक स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी बनोक यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी दिस इज। चलिए जनाब ये तज्जिया तो अपनी जगह, लेकिन बात सही भी है जनाब कि इसको जरा चेकआउट भी किया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से बड़े पैमाने पर गलतियां किताब हम वेट करेंगे कि अभी जब कॉल करेंगे आप कॉलेज की तरफ जरा चलेंगे, साथ साथ देखिएगा पेज नंबर 29 क्लास 10th डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसी दौरान ये बात नोटिस में आई है। फर्स्ट कॉलर लाइन पे हमारे साथ है। हेलो हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत जगह याद है जिस तेरे लगा गिली कदल से इलाका माने गिली कदल सुनी मार अति अक साइड गिल सर बे साइड खुशहाल सर वारिया खूबसूरत वारिया आसान, मगर ये प्रॉब्लम ये BSNL टावर यह तो डिफरेंट यह चलानी ये नेट चलानी बच्चे कह चीज पढ़ अत वन यह मुतलक यह अफसर अमिक थान ये ये बराबर अत स्कीम अत क्या यह गोस रोजन चालू, मगर अत सोरे डिफरेंट क्या डिजिटल इंडिया चलान वनस सोरे डिजिटली हर कह चीज ईच एंड एवरीथिंग, मगर अम नश वारिया दूर ये वुचते टावर। सठा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत बनने के बाद भी हमें आपसे ही ये जो किसी मसले का हल ढूंढना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ तो आप हमारी बड़ी मदद करते हो इन मसलों में। तो मेरी दो सवाल है मेरे जी। एक तो ये है कि जो बोर्ड के किताबों का मसला है जम्मू कश्मीर में अभी जो आप डिस्कस कर रहे हो, इसमें अगर हर एक बात पे छोटे मुलाजिम को आप ये गलती उस पे चढ़ा के या उसको कसूरवार करार दे के उससे सजा देते हो, तो इस पे क्यों नहीं कार्रवाई होगी? अगर इससे पहले भी आज से 1 महीना पहले ये बोला कि किताबें बराबर हैं, हर एक स्कूल को जा चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ 1 हफ्ता पहले किताबें 1 या 2 पहुंची स्कूलों में, और उस बात पे भी, और ये क्यों नहीं चेक होता है कि ये किताब में जो लिखा है ये सही है या गलत है? इसको इस पे क्यों नहीं इसको पनिशमेंट दिया जाए? नंबर 2 जी, जो दूसरा था कि MLA का जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है, उसमें पहले क्या हुआ करता था कि MLA किसी काम में ठेकेदार के शमूलियत में, मतलब वो बराबर पार्टनर हुआ करता था और या तो कमीशन लिया करता था। इस बार कोई ऐसा निजाम बनाया जाए कि MLA को कोई दखल न हो इस मसले में, इस फंड में कोई दखल न हो, सिर्फ इतना हो कि वो प्लान दे दे और उसमें बाकी कोई अमल दखल न हो, बाकी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी खुद देखे कि कैसे वो करवाना। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो जी। हेलो जी, मैं सोपोर से मोहम्मद शफी हूँ जी। शफी साहब वनीवाज अरे ये अजगर 5 रुपये ट्रेन मैं कह तो अमे फोटो वगैरह और हुकूमत टैक्स हत्या कि MLA सोपोर अगर तमो और हर गए चीफ एग्जीक्यूटिव जो DC बारामूला अगर ड्राइवर और बैग मामले क्या थ्रू वही गए जो टोटल नलका हम माही मुबारक हम तो गया हम तो नाम कुछ 5 वही गए साइड नल को टोटल कहें और कॉल करने शफी साहब। सोपोरपेट मॉडल टाउन सोपोरपेट के डिजिटल इंडिया के दौर में भी सूरत हाल ये है कि पीने का पानी नहीं है, नल का नहीं लगा और फिर ड्रेन की समस्या है। इनको उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब बारामूला के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज़रूर सोपोर का एक दौरा करें और देखें कि यह मसला किस तरीके से हल हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो
कौन साहब, कहाँ से, नाम बताइएगा? फारूक अहमद हरमन पे। जी फारूक साहब वनियो कॉन्स्टिट्यूंसी खानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी तकरीबन 20 किलोमीटर मज दरबाल सदपोर हजरत बल हरमन सीधे थो खानियालस सोर MLA न कर इंतखाब ऑनलाइन यह जरूरत बह गोस 50 लटि यमिस पटवारिस नश नायब तहसीलदारस नश ऑनलाइन तोर तप हेकान सह इंतखाब पे जमीन इंतखाब हेकान रटित करो फोन पे MLA साहबस तमो कोर फोन तो तुलुक न कहीं। चलो शुक्रिया कॉल करने मत। वैसे अली मोहम्मद सागर साहब खानियारिक MLA बड़े एक्टिव रूद में तम माजी मज आज तह और यह शिकायत तुज दरअसल हदबंदी यम साथ गई तम साथ गो और वारिया मामला, लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप एक रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, ऑनलाइन निकालना चाहते नहीं मिल रहा है। तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर नीचे लोग जो हैं वो हर जगह ये सूरत हाल, ये सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, इंटायर जम्मू कश्मीर में अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना है तो ये जोए शीर के मानंद है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। और अगर मिला किसी को वो समझ लीजिएगा उसके हाथ में सनद आ गया है कि बाज़ाब्ता जनाब ये आपकी प्रॉपर्टी, अब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो लोग कॉल नहीं कर सके, वक्त चूँकि कम है, कल ज़रूर दोबारा इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और चलते चलते ज़रा वेदर अपडेट भी आपको बताते चले। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नॉर्मल, तो कई एक जगहों पर माइनस, कुछ एक जगहों पर जहां आज भी मौसम बेहतर रहने वाला है, इस तरह इशारा हो रहा है। श्रीनगर में 2.1, काजीगुंड में -0.2, रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा में पहलगाम -2.5, गांदरबल के अंदर जहां 0.4 रिकॉर्ड किया गया। बांडीपोरा में भी 0.4 लेकिन मनफी है, माइनस है। बारामूला में 2.6, -1.0, पुलवामा में -0.2, बडगाम में, शोपियां के अंदर, वादी कश्मीर में आप देखेंगे तो सरतरीन मकामात में आज है सबसे ज्यादा -3.6, -3.6 टेम्परेचर। जम्मू के अंदर सूरत हाल वादी के मुकाबले में बेहतर, थोड़ी गर्मी का भी एहसास, 10.2 रात का कम से कम दर्जा हरारत जम्मू सूबे में। सांबा 4.7, कटरा 9.6, किश्तवाड़ 3.8 और रामबन में 11.1 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर। उधमपुर में 3.8, पुंछ में 7 के आसपास, करगिल में भी 7 लेकिन ये मनफी है सरतरीन मकामात में से एक। लेह में 8 और द्रास के अंदर 9, यानी एक पॉइंट का फर्क तीनों इलाकों के अंदर। लेकिन लद्दाख में द्रास, वादी कश्मीर में शोपियां और जम्मू सूबे में काजीगुंड सबसे सरतरीन मकामात में से एक इस टेम्परेचर के हिसाब से या इस टैली के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 10 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ पर जारी रहेगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए।